Hey guys, good morning. This is Rohit Gupta and you are watching my channel Target Seekers. बच्चों आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब भी आप उसका सप्लाई करेंगे। आपने ये वर्ड बार बार सुना है क्योंकि ये 2017 में 1 जुलाई को लॉन्च किया था, यानी कि जीएसटी वो जो वर्ड है हमारा, ये हमने जो सुना, जो लोगों के अंदर बड़े मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से फैला, वो 1 जुलाई 2017 के बाद पहुंचा। लेकिन ये वर्ड जो है जीएसटी, ये 2017 में नहीं आया बच्चों, ये वर्ड जो है ये 2000 में ही आ गया था, यानी 2000 से ही जीएसटी को लॉन्च करना था। लेकिन जीएसटी होता क्या है? इससे पहले कि हम जीएसटी को समझे, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर, हमारे इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा हमको। बेटा सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक ऑफ जीएसटी पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ टैक्स। हमारे इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखेंगे। हमारे इंडिया में टैक्स दो तरीके से चार्ज किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स के नाम से और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से। पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जीएसटी में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, हमारी बेसिक क्लास में क्या क्या टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है। बेटा फंडामेंटल, जैसे हम फंडामेंटल पढ़ लेंगे कि हमारे टैक्स का फंडामेंटल क्या होता है, टैक्स को दो तरीके से चार्ज किया जाता है, डायरेक्ट के रूप में और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। फिर हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और वो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी होता क्या है। तो जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है। फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब भाई जीएसटी आया है तो जीएसटी का फायदा भी होगा कुछ ना कुछ, क्या फायदा है जीएसटी का। फिर हम देखेंगे जीएसटी के फायदे को। उसके बाद हम देखेंगे कि बेटा जब भी किसी चीज को हम लेकर के आते हैं तो उससे पहले हमको उस चीज की जरूरत पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बेटा डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हो? आप किसी चीज से बीमार होते हो तो डॉक्टर की आपको जरूरत है, तब आप डॉक्टर के पास गए। बेटा जीएसटी भी एक डॉक्टर की तरह ही है। हमारे जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो बीमार पड़ गए थे, तो जीएसटी जो है वो उसका एक तरीके से आपका क्योर है, यानी कि उसका इलाज है। पुराने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने खत्म किया और ये बेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के आए जीएसटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा वन नेशन वन टैक्स। आपको मैं बता दूं बेटा जीएसटी होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मैंने ये वर्ड क्यों बोला इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? आपको मैं बता दूं हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो पूरे इंडिया पे तो लगते हैं पर जम्मू एंड कश्मीर को उसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन जीएसटी आपका जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा डुअल जीएसटी मॉडल। बेटा जीएसटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं लगता, आपको मैं बता दूं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जीएसटी लगता है। तो हर कंट्रीज में डुअल जीएसटी मॉडल नहीं होता, कुछ कंट्रीज में सिंगल जीएसटी मॉडल है। यानी पहले तो हम समझेंगे कि डुअल और सिंगल में होता क्या है, यानी ये डुअल का मतलब क्या है। डुअल का मतलब है बेटा यहाँ पे कि सेंटर भी उसके ऊपर चार्ज कर रहा है, स्टेट भी उसके ऊपर चार्ज कर रहा है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों साथ में चार्ज कर रहे हैं। सिंगल का मतलब क्या होता है कि कोई एक ही चार्ज करेगा, और वो कौन चार्ज करेगा? सेंटर चार्ज करेगा। इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है। आपने जीएसटी के बिल्स परचेस किए होंगे, बहुत सारे आपने जो सामान परचेस किए हैं उसमें जीएसटी बिल आया होगा, और आपने देखा होगा वहां पे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से आपका टैक्स लगाया गया। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी। तो डुअल जीएसटी में मतलब जहां पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज हो रहा है। जब आपका सिंगल जीएसटी लगता है, इंडिया में तो हमारे डुअल जीएसटी लगता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सिंगल जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जीएसटी काउंसिल। आपको बेटा मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे इंडिया में जो पूरा का पूरा जीएसटी है, इसको जो कंट्रोल करा हुआ है वो जीएसटी काउंसिल कंट्रोल करता है। नहीं, इसकी जो क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, किस चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जीएसटी में क्या क्या गुड्स के ऊपर एग्जाम्पशन देनी है, किस सर्विस को एग्जाम्पशन देनी है, इसके ऊपर टैक्स ही नहीं चार्ज करना, इसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है, इसका रेट क्या होगा, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये सारे डिसीजन लेता है जीएसटी काउंसिल। और ये बेटा आज हमारा जो इस क्लास का आखिरी टॉपिक भी होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा।
बेटा आज हमने जो पढ़ना है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ेंगे वो हम ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या है, एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स, डुअल जीएसटी मॉडल, और लास्ट टॉपिक जो होगा आज हमारी क्लास का वो होगा जीएसटी काउंसिल। बच्चों अब हमको देखना है कि फंडामेंटल ऑफ टैक्स क्या होता है। बेटा फंडामेंटल ऑफ टैक्स में आपको पहले बता दूं, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ क्लियर करता हूं कि टैक्स जो है हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एंड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटा जहां पर भी डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट वर्ड का मतलब है जिसको पे करना है वही इसको बियर भी करेगा, यानी जिस बंदे के ऊपर ये टैक्स लगाया हमने वो इस टैक्स को फर्दर किसी और से नहीं ले सकता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है कि जिस बंदे के ऊपर हम लगाते हैं, जिस बंदे के ऊपर मतलब जिस पर्सन के ऊपर हमने टैक्स बोला कि आपको पे करना है, वो एक्चुअल इस टैक्स को बियर नहीं करता, वो इस टैक्स को फर्दर आगे क्या कहते हैं कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। यानी अगर मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स वो है जहां पर बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, यानी आपने पे किया आप ही बियर करो इसको, आप किसी और से इसको नहीं ले सकते। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में हम देखेंगे कि जो बंदा यानी जो पर्सन पे कर रहा है टैक्स को वो पर्सन इसको बियर नहीं करता, वो पर्सन इसको फर्दर कंज्यूमर पे यानी फर्दर जब तक लास्ट कंज्यूमर तक वो ना पहुंच जाए वो उसको आगे शिफ्ट करता रहता है। यानी जो लास्ट बर्डन होता है, अल्टीमेट बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर पे जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स की एक खासियत है। उसके बाद हम कुछ चीजें जरा देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब जरा देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ टैक्स यानी जिसने टैक्स पे किया एंड सफरर ऑफ टैक्स यानी जिसने टैक्स को बियर किया, वन एंड सेम, वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों सेम हैं, यानी जो पे कर रहा है वही इसको बियर करेगा। जबकि आप इधर इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पेयर ऑफ टैक्स एंड द सफरर ऑफ टैक्स आर नॉट द सेम पर्सन, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर डायरेक्ट टैक्स में तो इसमें जो इंपैक्ट होता है और जो इंसिडेंस होता है वो सेम पर्सन पे आता है, यानी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और जिसके ऊपर इंसिडेंस जिसको पे करना पड़ा, बोथ आर द सेम। बट आप इधर देखोगे इनडायरेक्ट टैक्स में तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, इंपैक्ट ऑन वन हैंड एंड इंसिडेंस ऑन द अदर, यानी प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ रहा है और देने वाला कोई दूसरा है। अब आपको कैसे पहचान होगी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किस पे डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, किस पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है? तो बेटा डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम बेस्ड होता है, वो आपकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। आपने इतना कमा लिया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम बेस्ड नहीं होता, वो सप्लाई बेस्ड होता है। मैंने आपको सप्लाई किया, उसने फर्दर किसी और को सप्लाई किया, तो जितनी बार सप्लाई होगा उतने बार इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। यानी दोनों के बीच में यहां डायरेक्ट टैक्स, यहां इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम बेस्ड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका वो सप्लाई बेस्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा रेट की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी एक एग्जांपल है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का, कस्टम एक आपका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इन दोनों में क्या फीचर है, मतलब कैसे दोनों अलग हैं? अगर मैं बात करूं तो आप देखते हो कि डायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर जो इनकम टैक्स आता है, क्या अंबानी के ऊपर भी वही टैक्स का रेट लगता होगा? आप 5 लाख तक के अंडर में आपके ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है, तो क्या अंबानी भी 10% से ही टैक्स देता होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप ज्यादा कमाओगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आप कम कमाओगे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम बेस्ड आपकी कमाई के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा कमाने वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति से व्यक्ति जो है आपका टैक्स का रेट अलग होता है। एक कम कमाने वाला 10% देता होगा, उससे ज्यादा कमाने वाला 20% देगा, और ज्यादा कमाने वाला 30% देगा, और ज्यादा कमाओगे तो आपके उसके ऊपर सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं और अगर अंबानी जी भी अगर वो सप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी, तो आपके ऊपर जो टैक्स का रेट होगा वही टैक्स रेट अंबानी के उस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिव नेचर यानी प्रोडक्ट के ऊपर नेचर है इसका, जो इसका जो नेचर है टैक्स का वो प्रोडक्ट के हिसाब से लगाया गया है। यानी अगर वो प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपके ऊपर भी वही टैक्स रेट लगेगा और अंबानी के ऊपर भी वही टैक्स रेट लगाया जाएगा। अब बेटा आपको ये चीज तो मालूम है कि जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो डायरेक्ट टैक्स से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है। तो कौन सा रेवेन्यू किसके पास जाता है? डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स का जो आपका रेवेन्यू आता है वो किसके पास जाता है? बेटा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो सेंटर के पास जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे इंडिया में जीएसटी है वो डुअल मॉडल जीएसटी है। डुअल मॉडल का मतलब है कि सेंटर भी अपना रेट चार्ज कर रहा है, उसके अंदर स्टेट भी चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन सेंटर के पास जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट के पास जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? डायरेक्ट टैक्स में एंटायर रेवेन्यू गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हम देख रहे हैं रेवेन्यू सोर्सेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी आपका सेंटर के पास जाएगा और एसजीएसटी आपका स्टेट के पास जाएगा। अब एक और चीज जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत ही ज्यादा अलग कर देता है। बेटा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपने देखा कि इनकम टैक्स होता है, और इनकम टैक्स में हम क्या देखते हैं कि आप पूरे एक साल पैसा कमाते हो और उस पूरी इनकम का जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न करी है उसको आपको असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता है। बेटा प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम को कमा रहे हो, असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर जिसमें आप टैक्स को पे करते हो। यानी कमाते आप पूरे एक साल हो और पे आप उसको नेक्स्ट ईयर करते हो। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपने अभी सप्लाई करी, यू हैव टू पे जीएसटी। अब अगर मैं बात करूं कि कोई तो बोर्ड होगा ना जो डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करता होगा, किसी का तो इसके ऊपर प्रभाव होगा कि ऐसी कुछ भी टैक्स बना करके कुछ भी ले लेंगे या कोई कुछ भी टैक्स चार्ज कर लेगा किसी के ऊपर से। नहीं बेटा, इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आपका सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का कंट्रोल है। इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आपका सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसका नाम पहले हुआ करता था सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। बट आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है और अब जीएसटी आ गया है। और जीएसटी यानी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके हमने एक इनडायरेक्ट टैक्स बनाया जिसका नाम है जीएसटी। इसलिए अब हम इसको सीबीआईसी बोलेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आप जरा यहां देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1st February 2019. The Central Board of Excise and Custom is being renamed as the Central Board of Indirect Tax and Custom CBIC, that is CBSE renamed at CBIC। इसका मतलब क्या बेटा, 1 फरवरी 2019 के बाद से हमने CBSE का नाम यानी CBEC का नाम बदल करके CBIC कर दिया, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बदल करके अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो गया है। ठीक है, अब जो लास्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा? आपको जैसा मैंने अभी इससे पीछे वाले पॉइंट में बताया कि डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस्ड होता है और ये इसका जो रेट ऑफ टैक्स होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी आप ज्यादा कमाओगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा टैक्स, आप कम कमाओगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो ज्यादा कमाने पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ज्यादा कमाने पे ज्यादा टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। ज्यादा तो आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना है,
यानी कि जो इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे। बट आप ऑन द अदर हैंड देखोगे इनडायरेक्ट टैक्स को, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स रेट होता है वो सबके लिए सेम होता है। यहाँ पर रिग्रेसिव का मतलब है कि जो सबके लिए इक्वल है, जो इनकम के बढ़ने से नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट मतलब चल रहा है आपका। आप कितनी भी क्वांटिटी को सोल्व, ऐसा नहीं कि आप एक अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और एक क्वांटिटी बेच रहे हो उसका तो आपको 18% देना पड़ रहा है, और आप उसकी 2 लाख क्वांटिटी बेचोगे तो आपके ऊपर 28% या फिर 9%, ऐसा नहीं होगा कि बढ़ेगा और घटेगा, वो कॉन्स्टेंटली सेम रहेगा। आप 1 यूनिट सेल करो, आप 2 लाख यूनिट सेल करो, आप 1000 लाख यूनिट सेल कर लो, लेकिन उसका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो सेम ही रहेगा। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। बच्चों, अब जो हमने जिस पर्पस के लिए हमारी ये क्लास स्टार्ट करी थी, यानी कि जीएसटी क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हमने देखा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब जीएसटी है क्या, व्हाट इज जीएसटी? एक्चुअल हमको जो समझना है कि जीएसटी है क्या, तो जीएसटी का जरा मतलब हम समझते हैं। जीएसटी के नाम से तो आप समझ रहे हो कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन ये है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस अ टैक्स, ये एक टैक्स है। जीएसटी एक टैक्स है जो चार्ज होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ये बेटा ऐसी डेफिनेशन क्यों बोली कि गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, दोनों पे लगेगा, क्या है इसका मतलब? अच्छा बेटा, आपको एक चीज मालूम है कि आप अगर सिर्फ गुड्स बेच रहे हो और उसकी सप्लाई कर रहे हो, जीएसटी लग जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ, क्योंकि जीएसटी मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। बिल्कुल, तो यानी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, टैक्स लग गया आपका जीएसटी। और सर्विसेज, आपने सर्विस करी यानी आपने सिर्फ सर्विस सप्लाई करी, तब भी आपका जीएसटी लग जाएगा। एंड बोथ का मतलब क्या है बेटा? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो विद सर्विस दिए जाते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां खाना खाते हो, आपको कुछ गुड्स मिलता है, बट क्या वहां आपको सर्विस नहीं मिल रही? आपको सर्विस भी साथ में मिल रही है, क्योंकि जो वेटर आपको खाना लाके दे रहा है, आप जो वो पूरा आपको एसी, पंखा, कुर्सी, ये सारी चीजें आपको वहां बैठने की मिल रही है, जो सर्विसेज, बेटा इनके भी पैसे चार्ज किए जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। यानी कि गुड्स के पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं और सर्विस के भी पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, यानी ये गुड्स और सर्विस साथ में सप्लाई हो रही है। यानी कि जो जीएसटी है ये एक ऐसा टैक्स है कि अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप सिर्फ सर्विस करते हो तब भी आपको ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर आप दोनों टैक्सेस एक साथ पे करते हो, यानी कि दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों साथ में अगर आप सप्लाई करते हो, यू हैव टू पे जीएसटी एक्सेप्ट। अब बेटा यहां तक तो हमने देख लिया, यानी कोई से भी गुड्स हो, कोई सी भी सर्विस हो, दोनों साथ में दे रहे हो, जीएसटी देना पड़ेगा। बट लास्ट लाइन में आपको एक लाइन लिखी आ रही है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब छोड़ करके, यानी ये होगा तो नहीं जीएसटी नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। ये क्या है? एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी दारू, यस अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल की सप्लाई कर रहे हो, और कौन से अल्कोहल की? जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होता है। अगर आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है? यानी कि बस इतनी सी डेफिनेशन है भैया। यस, अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन। जीएसटी क्या है? ये एक टैक्स है जो गुड्स पे या सर्विस पे या दोनों पे अगर सप्लाई कर रहे हैं तो लगाएंगे, लेकिन अगर अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई हो रही है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? अब ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है बेटा आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 2A के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि गुड्स की सप्लाई पे, सर्विस की सप्लाई पे या दोनों की सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात लिखा हुआ है आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 2A में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 366 में साफ साफ मना कर दिया कि सारे गुड्स, सारी सर्विसेज, ये दोनों को साथ में कर रहे हो हम जीएसटी लगाएंगे, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
तो इसका मतलब भैया अल्कोहलिक लिकर ऑफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर टैक्स नहीं लगता क्या? नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर टैक्स लगता है, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। यानी हमने क्या देखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि पिक्चर में गुड्स के ऊपर जीएसटी है, सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है, बट आप नीचे देख रहे हैं जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? अब जीएसटी के, जब हमने जीएसटी के बारे में कुछ छोटी सी बात जान ली है, तो अब जीएसटी के बारे में कुछ और जानते हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ और सप्लाई। बेटा सप्लाई वर्ड जो यहाँ पर है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। यानी चाहे आप सेल करो, आप सप्लाई करो, आप ट्रांसफर करो, आप बार्टर दो, आप एक्सचेंज कर लो, आप लाइसेंस पे दे दो, आप रेंटल पे दे दो, इन सभी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है। इन सभी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है और ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। यानी जब तक इसके अंदर वैल्यू एडिशन होता रहेगा, आपने मुझको बेचा, वैल्यू एडिशन करके आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, मैंने आगे बेचा, वैल्यू एडिशन करके मुझे जीएसटी पे करना, जब तक वो लास्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता उस पे जीएसटी लगता रहेगा। और क्योंकि ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। इसका मतलब क्या है? और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बेटा क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि जिस स्टेट का, यानी जिस स्टेट में ये फाइनली कंज्यूम होता है, इसका जो रेवेन्यू आता है उस स्टेट को मिलेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स का मतलब है जिस स्टेट में फाइनली ये कंज्यूम होगा उसी स्टेट को इसका रेवेन्यू मिलेगा। यानी जिस स्टेट से ये ओरिजिन हो रहा है वहां उस गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दिल्ली से अगर कोई चीज सप्लाई हो रही है और वो मद्रास में जाकर के बिक रही है, वो चेन्नई में बिक रही है, तो चेन्नई गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंजप्शन कहां पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। बेटा जहां पर कंजप्शन हो रहा है वहीं पर इसका बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब तक फाइनली कंज्यूम नहीं हो जाएगा, जितने बार भी टैक्स लगेगा, मान लो आपने मुझको सेल करी, आपने 100 रुपए का सामान मुझको सेल किया और आपने 18% से 18 रुपए का टैक्स दिया। अब उस 100 रुपए वाले सामान को मैंने 150 में बेच दिया और मैंने फर्दर आगे वाले बंदे से टैक्स चार्ज किया, तो जो आपने टैक्स पे किया, यानी जो मैंने आपको टैक्स पे किया, उस टैक्स का मैं क्रेडिट ले लूंगा। और ये क्रेडिट की चेन जो है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, और जब तक चलती रहेगी जब तक वो गुड्स फाइनली कंज्यूम ना हो जाए। जीएसटी वेयर बर्डन borne by the final consumer। इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है और ये बर्डन पास ऑन होता रहता है आखिरी कंज्यूमर तक, जो भी लास्ट में इसको कंज्यूम नहीं करता। यानी ये डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं कि जिसने पे किया वही बियर करेगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से इसका बर्डन किस पे जाएगा? लास्ट कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। जीएसटी एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बेटा ये वर्ड जो है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, इसको हम अपने लेक्चर के अंदर बहुत ही डीपली विद एग्जांपल आपको डिफाइन करेंगे, बट मैं यहाँ आपको बहुत छोटे से उसमें बता देता हूँ कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। जब बेटा एक ही टैक्स के ऊपर फिर दोबारा टैक्स लग जाए, यानी एक टैक्स पे किया और उस टैक्स पे फिर दूसरा टैक्स लग गया, इसको बोलते हैं कास्केडिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पुराने टैक्स लॉज के हिसाब से बेटा पुराने टैक्स में एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था, तो मान लो अगर किसी बंदे ने कोई सामान प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर उसने एक्साइज दिया। मान लो 1000 रुपए का उसने क्या कहते हैं कोई सामान प्रोड्यूस किया और उस पर उसका 10% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगी, यानी 100 रुपए, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1100 रुपए हो गई। और जब आप दोबारा उसको सेल करते हो तो उसको वैट देना पड़ता था, और वैट जो देता था वो 1100 के ऊपर देता था। यानी जो 100 रुपए का एलिमेंट टैक्स वाला था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। और जीएसटी इसको एलिमिनेट करता है कैसे? कि अगर आपने एक बार सप्लाई करी और वो जो उसकी बेस वैल्यू थी
अगर 100 रुपए का आपने सप्लाई किया और 18% के हिसाब से 18 रुपीज का जीएसटी लगाया, तो जब मैं फर्दर अगर टैक्स पे करूंगा तो मैं सिर्फ 50, अगर 150 का मैं सेल करता हूं तो सिर्फ 50 रुपीज की वैल्यू एडिशन पे दूंगा। उस 18 को मैं अपने अगले वाले टैक्स में क्रेडिट ले लूंगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा लास्ट, जब तक फाइनली कंज्यूमर तक वो बॉन्ड ना हो जाए। आप घबराओ मत, अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, हम इसको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझेंगे। पूरा एक एग्जांपल सेट करेंगे, उस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पुराने टैक्स लॉज में कैसे कास्केडिंग इफेक्ट आता था और जीएसटी ने इसको कैसे एलिमिनेट कर दिया है। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब क्या है बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया कि जीएसटी जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर लगता है। ये वन नेशन वन टैक्स है। वन नेशन एंड वन टैक्स का मतलब क्या है कि इसमें ये एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में अलग। अच्छा बेटा, ये ऐसा क्यों बोला गया यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर, पहले ये समझते हैं। जीएसटी से पहले वैट होता था और वैट एक स्टेट लॉ था, और आपको मैं बता दूं वैट जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। यानी दिल्ली में जो वैट का रेट होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, जरूरी नहीं है वो बिहार में हो, जरूरी नहीं है वो क्या कहते हैं महाराष्ट्र में हो, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में सेल करो, आप पंजाब में सेल करो, आप यूपी में सेल करो, आप पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में सेल करो, अगर उस प्रोडक्ट का रेट 18% है तो उसके ऊपर 18% से ही टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब ऑल ओवर इंडिया पे एक जैसा ही टैक्स का रेट लगेगा। बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी का मतलब कि जीएसटी के आने के क्या फायदे हैं। जीएसटी के आने के क्या फायदे हैं? आप देखोगे कि जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहले अगर मैं दिल्ली में सेल करता हूं और मेरा कोई एक ब्रांच क्या कहते हैं यूपी में भी है, और पहले वैट लगता था तो वैट दिल्ली का अलग होता था, वहां का अलग होता था, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कहां का किस रेट से टैक्स लगाना है। लेकिन अब जीएसटी है, जीएसटी यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर देता है, वन नेशन वन टैक्स है। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ, उस प्रोडक्ट को कहीं पे भी सप्लाई करो, टैक्स का रेट सेम होगा। रिमूवल ऑफ बंडल इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी नहीं था तो क्या था। जीएसटी नहीं था तो वैट था। जब आप एक स्टेट में सेल करते थे तो वैट लगता था, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते थे तो आपको सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था, जब आप सर्विस देते थे तो आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, आपको एडिशनल ड्यूटीज देनी पड़ती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारे टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया और एक टैक्स को लेकर के आए हम लोग, और उसका नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, यानी अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा आपका। इसने सारे टैक्स ऑन टैक्स को खत्म कर दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया है। इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बेटा मैं आपको समझाता हूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन तो इतने खुश हैं इससे। क्यों? पहले बेटा अगर आप सेंटर में करते थे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते थे तो सीएसटी लगता था, सेम स्टेट में करते थे तो वैट लगता था, सर्विस देते थे तो सर्विस टैक्स, यानी सबकी रिटर्न अलग अलग बनाओ, सबका डेटा अलग अलग मेंटेन करो। बट अब ऐसा नहीं है। अब बेटा आप पूरे इंडिया में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा और रिटर्न भी एक जैसी ही जाएगी, यानी आपको अलग अलग डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपका ईज ऑफ डूइंग तो होगा ही ना, बिजनेस आसान हो गया करना। लास्ट पॉइंट, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज डिमांड विल लीड टू इंक्रीज सप्लाई, हेंस दिस विल अल्टीमेटली लीड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रिजल्टेंटली बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है? बेटा एक बात बताओ, जब आपको सारे टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाएगा तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम आएगी, और जब कॉस्ट कम आएगी तो आप कस्टमर में सस्ता प्रोडक्ट दोगे। जब प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो बेटा देश बढ़ेगा ना। इसलिए इसको कहते हैं बेटा जीएसटी जो है आपका, वो देश को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव, यानी कि देश के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देता है। इसके वजह से काम आसान हो गया आपका। तो बेटा ये आपके बेनिफिट थे, ये आपके एडवांटेजेस थे जीएसटी के। ओके।